जिंदगी में कैंसर हो ही ना, ये और भी अच्छा है जानना। तो जिंदगी में कभी भी आपको कैंसर ना आए, इसके लिए बस एक ही चीज याद रखिए कि हमेशा जो खाना खाएं, हमेशा उसमें डालडा तो नहीं है, उसमें रिफाइंड ऑयल तो नहीं है, डबल रिफाइंड तो ऑयल नहीं है, ये देख लीजिए एक बार। दूसरा, जो भी खाना खा रहे हैं उसमें रेशेदार हिस्सा ज्यादा है, हाई फाइब्रस डाइट जिसको हम कहते हैं। जैसे छिलके वाली दालें खा रहे हैं, छिलके वाली सब्जियां खा रहे हैं, सब कुछ छिलके वाला खा रहे हैं, चावल भी छिलके वाला खा रहे हैं, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कैंसर होने का कोई चांस नहीं। और कैंसर के जो सबसे बड़े कारणों में से 2-3 कारण हैं। एक तो कारण है तंबाकू, दूसरा है बीड़ी और सिगरेट। तो तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट और गुटखा, वो किसी भी नाम से बिकता हो गुटखा, ये 4 चीजों को तो कभी भी हाथ मत लगाइए, क्योंकि कैंसर के मैक्सिमम केसेस इन्हीं के कारण है पूरे देश में। सरकार आजकल भारत की काफी कोशिश कर रही है। बीड़ी सिगरेट पर उन्होंने प्रतिबंध लगाने की कोशिश की है, गुटखे पर भी अभी कोशिश उनकी जारी है। थोड़े दिन में वो कह रहे हैं शराब पर भी करेंगे। तो जैसे जैसे इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे, हम कैंसर से बचेंगे। कैंसर के बारे में सारी दुनिया एक बात कहती है, डॉक्टर्स हो, एक्सपर्ट्स हो, साइंटिस्ट हो, कि इससे बचाव ही इसका उपाय है। हाँ, बता देता हूं, अभी 2 मिनट में ही बता देता हूं। तो हम कोशिश करेंगे कैंसर का ट्रीटमेंट करें, किसी का या हमारे परिवार का, तो ध्यान रखें उसकी कीमोथेरेपी स्टार्ट हो गई तो कुछ कोशिश मत करिए, फायदा नहीं आएगा, आपको भी डिप्रेशन आ जाएगा जब आप देखेंगे कोई रिजल्ट नहीं। अगर कीमोथेरेपी स्टार्ट नहीं हुई है, इंग्लिश मेडिसिन उसकी नहीं शुरू हुई है, उसको एलोपैथी नहीं स्टार्ट हुई है, तो जरूर आप ये कर दीजिए, आपको 99% रिजल्ट मिल जाएंगे इसमें। हाँ, वो भी दे सकते हैं। गेहूं को बोना और उसके जो किल्ले निकलते हैं उसका रस निकाल के देना, वो कॉम्प्लीमेंट्री है। हाँ, दे सकते हैं। एक ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿਗਰਟ, ਤੰਬਾਕੂ, ਗੁਟਕੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀਜ਼ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? हाँ, बहुत अच्छा। महिलाओं को आजकल बहुत कैंसर है यूट्रस में, गर्भाशय में, और महिलाओं को आजकल बहुत कैंसर हो रहा है उनके स्तनों में, ब्रेस्ट में, काफी तेजी से बढ़ रहा है। ट्यूमर होता है, फिर बाद में कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। तो माताओं को, बहनों को क्या करना चाहिए जो जिंदगी में कभी ना आए? आपके लिए सबसे अच्छा प्रिवेंशन है कि जैसे ही आपको आपके शरीर के किसी हिस्से में अनवांटेड ग्रोथ का पता चले, अनवांटेड ग्रोथ माने जो आप नहीं चाहते और वो हो गई, रसौली हो गई, गांठ हो गई, तो इमीडिएट आप कॉशियस हो जाएंगे। हालांकि दूसरी बात ये भी कहना चाहता हूं कि सभी गांठ और सभी रसौली कैंसर नहीं होती है, 2 या 3% ही गांठ ऐसी कैंसर में कन्वर्ट होती है, लेकिन आपको चिंता तो माने कॉशियस होना तो पड़ेगा। अब उसके लिए क्या करें? माताओं को सबसे अच्छा तरीका है, कहीं भी रसौली हो गई, गांठ हो गई, इसको जल्दी से जल्दी गलाना, इसको जल्दी से जल्दी घोल देना। तो इसकी दुनिया में सबसे अच्छी दवा है चूना। का तरीका है, पानी में घोल के पानी पी लीजिए, दही में घोल के दही पी लीजिए, लस्सी में घोल के लस्सी पी लीजिए, दाल में डाल के दाल खा लीजिए, सब्जी में डाल के सब्जी खा लीजिए। कहीं भी शरीर में गांठ है तो ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਗੱਠ ਹੋ ਗਈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕੈਂਸਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਚੱਲਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ। लेडीज को ज्यादा प्रॉब्लम पेट दे विच रसौली बनती है। हाँ, बस पता ही नहीं लगता। देखिए, पेट के बीच में रसौली है तो वो भी गांठ ही की तरह, और वो भी गलेगी, चूने से ही गलेगी। पता कैसे चले? पता कैसे चले? पता करने का बहुत सिंपल तरीका है। जो भी माताओं को पेट में रसौली हो जाएगी, उनकी मेंसेस साइकिल पूरी तरह से बिगड़ जाएगी, उससे पता चलेगा। खून बहुत ज्यादा आएगा, और 28-30 दिन में मेंसेस आना चाहिए, वो 15 दिन में ही आ जाएगा, 10 दिन में आ जाएगा, 12 दिन में आ जाएगा, 14 दिन में आ जाएगा। और हो सकता है कि वो 1 हफ्ते चले, 10 दिन चले, 15 दिन चले। ब्लीडिंग बहुत होगा, थकान बहुत आएगी, शरीर में कमजोरी बहुत हो जाएगी। तो उससे तुरंत भाप लीजिए कि रसौली हो रही है या हो चुकी है। बाद में कंफर्म करना है तो सोनोग्राफी करा लीजिए। चूना लगातार कितना चल रहा है? चूना वही 3 महीने खा के 15 दिन ब्रेक करके फिर 3 महीने है जी। 3 महीने खा के थोड़े दिन छोड़ना ही है,
नहीं छोड़ेंगे तो क्या होगा वो भी जान लीजिए। नहीं, अगर गांठ ना हो तो भी खा ले। हाँ, बहुत अच्छा। अगर गांठ नहीं है तो भी खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अभी खुद ही बताने जा रहा हूँ कि वो क्या क्या करेगा। लेकिन अभी बात चल रही है माताओं को, बहनों को कहीं भी गांठ हो जाए, वो गर्भाशय में हो सकती है, शरीर के बाहर कहीं भी। बाहर की गांठ तुरंत पता चल जाएगी, आप शुरू कर सकते हैं। अंदर की गांठ पता करने का एक ही सरल उपाय है कि उनके मासिक की जो गड़बड़ी है वो नोट करिए। या तो बहुत खून जा रहा है, या तो उनको हर 10-15 दिन पे मेंसी शुरू हो रहा है, और या कभी कभी ऐसा भी हो जाता है इसका उल्टा, 2-3 महीने लगातार मासिक ही नहीं आएगा, बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो वो भी एक संभावना हो जाती है रसौली होने की, गांठ होने की। और एक आखिरी है कि अगर माँ शादीशुदा है, उसके पति के साथ उसका संपर्क है, तो संपर्क के समय बहुत ब्लीडिंग हो रहा है, तो मान लीजिए कंफर्म है कि वो गांठ हो गई है। तो इन 4 कंडीशंस को पता करके आप बिल्कुल कंफर्म कर सकते हैं कि आपको चूना की जरूरत आ गई है। ये चूना सबसे अच्छी दवा है, सबसे सस्ती दवा है, साइड इफेक्ट इसके बहुत कम है, बिल्कुल मिनिमम है, और दुनिया की सब दवाएं इसी चूने से बनती हैं जो रसौली को गलाती है। होम्योपैथी में रसौली को गलाने की कई दवाएं हैं, उनके नाम है कैलकेरिया फॉस है, कैलकेरिया कार्ब है, कैलकेरिया फ्लोर है, कैलकेरिया आयोड है, कैलकेरिया आर्स है, ये सब चूने से बने। तो वो सब बताऊं उससे अच्छा मैंने आपको मां बता दी जिससे ये सब दवाएं बनती है, चूना ही है वो। तो चूना आपको खाना है, खिलाना है। कितना खाना है? एक बार में 1 डोज कनक के दाने के बराबर, दही में घोल के, पानी में घोल के, लस्सी में घोल के, दाल में घोल के, सब्जी में घोल के, चावल में डाल के, खिचड़ी में डाल के। एक चीज छोड़कर किसी में भी घोलिए, दूध छोड़कर किसी में भी मिला के चूना खाना। देश में ब्रेन कैंसर, फिर हमारे देश में ब्लड कैंसर, इन दोनों के सबसे ज्यादा जो केसेस बढ़ रहे हैं उसका कारण जंतुनाशक, कीटनाशक और जहरीला रासायनिक भोजन है। फिर हमारे यहाँ डायबिटीज के बारे में सबसे ज्यादा शोध की है जिन वैज्ञानिकों ने, उनका कहना है कि डायबिटीज 200% ज्यादा खतरा पैदा कर देती है उन लोगों को जो जहरीले जंतुनाशक और कीटनाशक का खाना खाते हैं। माने एक व्यक्ति अगर सामान्य खाना खाता है जिसमें जहर नहीं है, और दूसरा व्यक्ति जो जहर वाला खाना खाता है, कीटनाशक और जंतुनाशक और रासायनिक खाद का, तो जो जहर वाला खाना खा रहा है उसको 200% ज्यादा संभावना है डायबिटीज होने की बनिस्बत की उसके के जो शुद्ध खाना खा रहा है। इसी तरह कैंसर के बारे में कहते हैं 300% ज्यादा संभावनाएं हैं कैंसर होने की जो जहरीला भोजन खा रहे हैं अपने जीवन में। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर आपको बहुत ज्यादा होने की संभावना है, तो ये जहरीले कीटनाशक जंतुनाशक। वैज्ञानिकों ने अब तक जो शोध की है वो बताते हैं 48 किस्म की ऐसी बीमारियां जिनका इलाज नहीं है दुनिया में किसी पैथी के पास, एलोपैथी के पास, आदि आदि जो प्रचलित चिकित्सा पद्धति है सारी दुनिया में। 48 ऐसी बीमारियां जो सबसे गंभीर मानी जाती हैं, जिसमें कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस और आपका न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और ब्रेन के बहुत सारे प्रॉब्लम्स, ये सब जहरीले कीटनाशक जंतुनाशक का दुष्परिणाम है। तो खेतों में डाला जाता है यूरिया, डीएपी, अंत में आता है हमारे शरीर में, दुष्परिणाम हमको होता है। खेतों में डाला जाता है जहर, एंडोसल्फान, मेलाथियान, पैराथियान, अंत में हमारे शरीर में आता है जहर बनके और हमको दुष्परिणाम करता है। तो भारत के 115 करोड़ लोगों का भोजन तो जहरीला हो ही गया है, और उस जहर के कारण हमें जो बीमारियों के ठीक होने पर खर्चा करना पड़ता है, बार बार स्वामी जी के मुंह से आप सुनते हैं 7 लाख करोड़ रुपए का दवाओं का खर्चा हमारा बढ़ गया है। ये 7 लाख करोड़ का सारा खर्चा एक ही दुष्परिणाम में से निकल रहा है, और वो है जहरीली खेती, विषयुक्त खेती, खेतों में डाले जाने वाला रासायनिक खाद और कीटनाशक और जंतुनाशक। ये तो एक दुष्परिणाम है। दूसरा दुष्परिणाम है वो किसानों को प्रत्यक्ष है। किसानों को दुष्परिणाम क्या है? किसानों की जिंदगी के खून पसीने की कमाई का लगभग लाखों करोड़ों रुपया, अगर ठीक से मैं कहूं तो 4,80,000 करोड़ रुपया किसानों की जिंदगी के खून पसीने की कमाई का ये रासायनिक खाद और जहरीले कीटनाशक खरीदने में बर्बाद हो जाता है। किसानों का खर्चा हो रहा है 4,80,000 करोड़ यूरिया, डीएपी और जंतुनाशक कीटनाशक खरीदने में,
और वो सारा का सारा हमारे शरीर में आता है, फिर हमें बीमारियों का इलाज कराने में खर्च करना पड़ रहा है करीब 7 लाख करोड़। अगर दोनों खर्चे को मिला दिया जाए तो लगभग 12 लाख करोड़ रुपए हमारे देश का सीधे बर्बाद हो रहा है खेतों में जो यूरिया, डीएपी और कीटनाशक का जहर डाला जा रहा है उसके कारण। और आप जानते हैं ये 12 लाख करोड़ रुपए की रकम कितनी बड़ी रकम है। ये भारत सरकार के 1 साल के बजट से 2 लाख करोड़ रुपए ज्यादा है। भारत का 1 साल का बजट 10 लाख करोड़ का है, उससे भी 2 लाख करोड़ रुपए ज्यादा की रकम हमारी खर्च हो रही है ये यूरिया, डीएपी, सुपर फॉस्फेट आदि आदि का खेतों में इस्तेमाल करने से। तो एक तो प्रत्यक्ष नुकसान है वो किसानों को, और दूसरा परोक्ष नुकसान है वो भारत के 115 करोड़ नागरिकों को। और एक तीसरा नुकसान है वो ये कि ये 4,80,000 करोड़ रुपए जो किसानों के द्वारा खर्च किया जाता है, इस खर्चे में भारत सरकार लगभग 1,20,000 करोड़ की सब्सिडी देती है यूरिया, डीएपी और कीटनाशकों पर, और वो सब्सिडी का सारा खर्चा सरकार आपकी जेब में से निकालती है टैक्स के रूप में। तो तीसरा खर्चा आपकी जेब पर डाका सरकार के द्वारा। आप सरकार को टैक्स देते हैं विकास का काम करने के लिए, उस टैक्स के पैसे में से 1,20,000 करोड़ रुपए सरकार खर्च कर देती है यूरिया, डीएपी और कीटनाशक कंपनियों को दे देते हैं वो, ताकि किसानों को ये आसानी से और सस्ता उपलब्ध हो जाए। तो आपकी जेब से भी पैसा जा रहा है, किसान की जेब से भी पैसा जा रहा है, अंत में आप बीमार पड़ रहे हैं, वो पैसा भी आपको लाखों करोड़ों में खर्च करना पड़ रहा है। तो आप बोलिए कि ये जहरीली खेती और ये विषयुक्त खेती जो हमारे देश में चल रही है, इससे लाभ किसको हो रहा है? लाभ सिर्फ एक जगह हो रहा है, और वो बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों को जो ये जहरीले रासायनिक कीटनाशक बेच रही हैं और हमारे देश में जहरीले रासायनिक खाद बेच रही हैं। अमेरिका की सैकड़ों कंपनियां हैं जो भारत में ये व्यापार पिछले 40 साल से कर रही हैं। अमेरिका के अलावा यूरोप के देशों की सैकड़ों कंपनियां हैं जो ये व्यापार भारत में पिछले 40 साल से कर रही हैं। आपको एक अमेरिकन कंपनी का नाम जरूर मैं लेना चाहूंगा कि अमेरिका की ऐसी ही एक कंपनी भारत में व्यापार करने आई थी, उसका नाम था यूनियन कार्बाइड। उसने भोपाल में एक कारखाना लगाया था और वो कारखाना जहरीला कीटनाशक बनाने के लिए ही था। उस कारखाने में से 40 मीट्रिक टन जहरीली गैस निकली थी, मिथाइल आइसोसाइनेट, और उस गैस के निकलने के कारण 3 दिसंबर 1984 की रात को 1 घंटे के अंदर 3,000 लोग तड़प तड़प के मौत की नींद में सो गए थे। और सरकारी आंकड़ों के अनुसार कुल मिलाकर 17,000 लोग उसमें मरे थे और 1 लाख से ज्यादा लोग हमेशा के लिए विकलांग हो गए थे। वो एक अमेरिकन कंपनी की कहानी यूनियन कार्बाइड। इसी तरह से अमेरिका की एक कंपनी बायर, इसी तरह से अमेरिका की एक कंपनी पार्क डेविस, सैकड़ों अमेरिका की कंपनियां इस देश में जहरीले कीटनाशक का व्यापार कर रही हैं, और उन कंपनियों को सबसे ज्यादा मुनाफा हो रहा है। जो पैसा किसान खर्च कर रहे हैं कीटनाशक, जंतुनाशक खरीदने में, वो सारा इन कंपनियों की जेब में जा रहा है। और रासायनिक खाद जो हमारे देश के किसान खरीद रहे हैं, उसका पैसा भी भारत देश से बाहर जा रहा है, क्योंकि रासायनिक खाद बनाने के लिए एक केमिकल की जरूरत पड़ती है। उस केमिकल का नाम है नेफ्था, और ये केमिकल भारत में ज्यादा पैदा नहीं होता, ये विदेशों से आयात करना पड़ता है, क्योंकि ये केमिकल पेट्रोलियम बाई प्रोडक्ट है और भारत में पेट्रोल ज्यादा पैदा होता नहीं, कच्चा तेल ज्यादा पैदा होता नहीं। तो जिन देशों में कच्चा तेल ज्यादा पैदा होता है वहां से नेफ्था खरीदना पड़ता है, फिर उससे हम ये रासायनिक खाद बनाते हैं। तो अंत में सारा का सारा पैसा किसानों की जेब से निकलकर विदेशों में या किसानों की जेब से निकलकर विदेशी कंपनियों के खातों में जमा हो रहा है। माने हर साल का जो हम 12 लाख करोड़ रुपया फालतू में बर्बाद कर रहे हैं इस देश का, वो या तो अमेरिका को समृद्ध बना रहा है, अमेरिकन कंपनियों को समृद्ध बना रहा है, यूरोप की कंपनियों को समृद्ध बना रहा है, किसानों को गरीब और कंपनियों को अमीर, ऐसा बनाने की व्यवस्था हमारे देश में चल रही है। और मुझे बहुत अफसोस है ये कहते हुए कि जिन बड़ी बड़ी विदेशी, अमेरिकन, यूरोपियन कंपनियों का ये कीटनाशक, जंतुनाशक हमारे देश में बिकता है, आप ये बोलेंगे आखिर ये किसान उसको खरीदते क्यों हैं, जरूरत क्या है? तो मैं आपको बताऊं कि इन कंपनियों के बड़े बड़े एजेंट गांव-गांव में घूमते रहते हैं और किसानों को ये समझाते रहते हैं, देखो ये बहुत अच्छा कीटनाशक आया, ये बहुत अच्छा जंतुनाशक आया, एक स्प्रे करो तो सब कीड़े मर जाते हैं, एक स्प्रे करो तो सब जंतु मर जाते हैं, और धीमे से कहते हैं बस कीमत इसकी 15,000 रुपए लीटर है।
फिर किसान को समझाया जाता है कि 15,000 रुपए लीटर भी तुमको महंगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक कीटनाशक है जो 1,500 रुपए लीटर है, वो तुम 35-40 बार स्प्रे करोगे, उससे अच्छा ये है कि ये 15,000 रुपए लीटर का 1-2 बार ही स्प्रे कर लो। तो इस तरह के कैलकुलेशन में किसानों को फंसाकर वो कंपनियां अपना खूब माल बेच लेती हैं और किसान भोले वाले सीधे साधे उसको खरीद लेते हैं। किसानों से जब हम बात करते हैं कि भाई आप इनके चक्कर में क्यों फंस जाते हैं, तो वो अपनी राम कहानी सुनाते हैं। वो कहते हैं कीड़ा आ गया फसल पर, अब क्या करें, फसल चौपट हो जाएगी, उसको बचाना है, क्योंकि अगला फसल लगाने के लिए कर्ज लेना है, कर्ज के लिए ब्याज देना है, तो पैसे तो हाथ में चाहिए, तो फसल बर्बाद होते हुए हम नहीं देख सकते, तो किसी भी कीमत पर ये फसल बचानी है, इसके लिए कितना भी बड़ा खर्च हम करने को तैयार हो जाते हैं। ये किसानों की अपनी कहानी। तो ये दोनों तरह से दुष्चक्र चलता है और अंत में किसान पिसता है और आप सब इस जहरीले आक्रमण के शिकार होकर बीमारियों में फंसते चले जाते हैं। मैं आपको एक छोटी सी जानकारी और देना चाहता हूं कि हमारे देश में ये जो कंपनियां जहर बेच रही हैं, ये जहर किस किस राज्य में कितना कितना बिक रहा है और कैसे उनका इस्तेमाल किसानों के बीच में करवाया जा रहा है। कुछ राज्यवार आंकड़े हैं। सबसे ज्यादा ये जहर जो डाला जा रहा है वो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में एक साल में 6,855 मीट्रिक टन जहर डाल दिया जाता है खेत में, पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड के रूप में। फिर उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा नंबर है पंजाब का। पंजाब में हर साल 6,900 मीट्रिक टन जहर डाल दिया जाता है कीटनाशक और जंतुनाशक का। फिर तीसरे नंबर पे है हरियाणा, जहां 4,520 मीट्रिक टन जहर डाल दिया जाता है हर साल। फिर उसके बाद गुजरात है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, फिर ऐसे हिंदुस्तान के 33 राज्य हैं। कुल मिलाकर मैंने आपको बताया 90,000 मीट्रिक टन है। जो जो कीटनाशक जंतुनाशक डाले जाते हैं उनमें जो सबसे ज्यादा डाला जा रहा है DDT। अगर आपको निरोगी रहना है, रोगमुक्त रहना है, कभी भी बीमार नहीं पड़ना है, तो अपनी जिंदगी में कुछ पथ्य का पालन करिए। उसमें से पहला पथ्य ये है कि जब भी आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के 1 तास 1.5 घंटे के बाद पानी पीजिए। ये पहला पथ्य है। अभी कई बार क्या होता है कि हम खाने के साथ साथ पानी पीते रहते हैं। कई लोगों को मैंने देखा है कि खाना कम खाते हैं, पानी ज्यादा पीते रहते हैं। एक टुकड़ा खाया, फिर पानी पी लिया, फिर दूसरा, फिर पी लिया, फिर तीसरा, फिर पी लिया। इससे बड़ी समस्या होती है। समस्या क्या होती है वो समझ लीजिए। आपने जो कुछ खाया, मैंने आपको बोला, अंदर जाके वो जलता है और वो जलेगा तो उसमें से मांस मज्जा रक्तवीर्य बनेगा। अब आपने भोजन किया, अंदर जलने के लिए अग्नि पैदा हुई और आपने तुरंत पानी पी लिया। अब क्या होगा? अग्नि शांत हो जाएगी। और अगर अग्नि नहीं है तो जलेगा नहीं वो, और जलेगा नहीं तो पचेगा नहीं, पचेगा नहीं तो सड़ेगा, और सड़ेगा तो जहर बनेगा, जहर बनेगा तो 108 रोग पैदा करेगा। अब क्या क्या रोग पैदा होंगे वो आप सुन लो। जिनको भी भोजन पचता नहीं उनको सबसे पहला रोग शुरू होता है पेट में गैस बनना। ये जो गैस बनती है ना, ये इसका लक्षण है कि आपको भोजन पच नहीं रहा। ये पहला लक्षण। दूसरा, अगर आपने उसको ठीक नहीं किया गैस बनना, तो धीरे धीरे ये गैस जलन करती है, फिर आग पड़ती है, पेट में आग पड़ेगी, छाती में आग पड़ेगी। फिर भी आपने उसको ठीक नहीं किया तो वो थोड़े दिन के बाद जहां गैस बनती है ना, वहां घाव बन जाता है, अल्सर कहते हैं उसको। फिर भी आपने ठीक नहीं किया तो वो घाव और बड़ा हो जाता है, फिर उसको पेप्टिक अल्सर कहते हैं। अब फिर भी आपने ठीक नहीं किया तो फिर वही कैंसर हो जाता है। और इसी कैंसर होने के पहले घाव अगर पेट के थोड़े नीचे के हिस्से में बन गया, थोड़े ऊपर के हिस्से में तो कैंसर हो जाएगा, पेट के थोड़ा नीचे के हिस्से में बन गया तो बवासीर हो जाएगा, मूल व्याध हो जाएगा, बगंदर आ जाएगा। और बवासीर, मूल व्याध, बगंदर थोड़े ज्यादा दिन चल गया
तो वहां भी फिर कैंसर हो जाए। इसलिए खाना खाने के बाद खाने का पचना बहुत जरूरी है, और खाने के पचने के लिए आग जलना बहुत जरूरी है। तो आग जलने के लिए पानी नहीं पीना जरूरी है। अगर पानी पिएंगे आग बुझ जाएगी। तो आयुर्वेद का पहला पथ्य है, पहला नियम है कि जिंदगी भर अच्छे से खाना आपको पचे, तो आप खाने के तुरंत बाद कभी भी पानी नहीं पीना। पानी पीना हो तो कम से कम 1 तास 1.5 घंटे के बाद पीना।